आज एक गंभीर मामले की जानकारी आप लोगों के समक्ष हमारे माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी रखेंगे और उनके साथ वो पीड़िता भी है जिसको दिल्ली पुलिस और एम्स की डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मुसीबत और परेशानी झेलनी पड़ी। और आज जो खुलासा होने जा रहा है उसको बहुत गंभीरता से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से गंभीर घटनाओं को भी दिल्ली की पुलिस और एम्स के डॉक्टर्स मिलके हल्का बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं और जिसकी वजह से गरीब और पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगा कि सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना की जानकारी आपके समक्ष सोमनाथ जी रखेंगे और जो पीड़िता है वो इसके बारे में बताएगी। आप इधर आ जाइए। सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। आज एक ऐसी घटना मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जो कि दिल दहला देने वाला है। देखिए, भारत के अंदर जो व्यवस्था रही है, हर व्यक्ति समानता का अधिकार सबके पास है, वो इससे फैसला होता है। व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके अधिकारों का फैसला इससे होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है और एम्स के साथ मिलकर के क्या क्या घटनाक्रम को अंजाम देती है, उसका आज आपके सामने एक नमूना पेश करूंगा जिससे आपका दिल दहल जाएगा। कानून सबके लिए एक है, इसमें लिखा हुआ है। 11 जून को ये जो मेरे बगल में पीड़िता बैठी हैं, इनका नाम सपना है। 11 जून को ये जो इनका एम्प्लॉयर है रजनी सिंह, उससे अपने मेहनताना मांगने गई। मेहनताना ना दे करके इसके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला कराया कि इनकी हाल उस दिन ऐसी थी, जो आज तो घाव भर गया है थोड़ा, उस दिन ये हाल थी। ये हाल उस दिन था। 15 स्टिचेज हैं गाल के इस हिस्से में। ये गाल का हिस्सा 2 धड़ में हो गया था। अंदर का जबड़ा, उसके 4 दांत हिल गए थे, 2 दांत टूट गए थे, 2 दांत में फ्रैक्चर था। अब इन्होंने उस दिन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि जी आपको आना पड़ेगा थाने कंप्लेन लिखवाने। अब एक महिला जो कि इतनी बुरी तरह से जख्मी है, वो कहाँ से जाएगी? इसके बाद पंडित मदन मोहन अस्पताल आए, तो पंडित मदन मोहन अस्पताल के अंदर भी इनका जो घाव है उसको बकायदा इन्होंने लिखा है, डॉग बाइट कैटेगरी 3 और सारी बातें लिखी हैं इसमें पूरी। इसके बावजूद वहाँ पे एमएलसी नहीं कराया गया। नॉर्मली अगर आप जाओगे ऐसी कोई घटनाक्रम लेकर के तो तुरंत बोलेगा भाई ये पुलिस को इन्फॉर्म करो, एमएलसी कराना चाहिए, और कह करके उनको भेज देगा सफदरजंग हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर भी इनका ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन एमएलसी नहीं हुआ। उसका कागज ये है। फिर ये किसी तरह से हमारे यहाँ पहुंच चुकी, मेरे क्षेत्र की रहने वाली महिला है। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने डीसीपी साहब से बात किया, तो डीसीपी साहब ने 289 एक सेक्शन होता है आईपीसी का, जिसमें लापरवाही का एक सेक्शन है, उसके अंदर इनका एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर 220 है जी, 220 एफआईआर 282 और 2020 पुलिस स्टेशन मालवीय नगर। 289 जो सेक्शन है दैट इज बेलेबल ऑफेंस, 6 महीने की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है। मैंने जब ये कहा डीसीपी श्री अतुल को कि ये तो हास्यास्पद है, उन्होंने कहा वैसा वो इन्वेस्टिगेशन होगा। मैंने कहा भाई एमएलसी भी नहीं कराया आपने। तो मेरे कहने के बाद एमएलसी कराने ले गए और एमएलसी में ले आए ये सिंपल इंजरी। तो कहानी यहाँ से मेन शुरू होती है
कि भाई एक तो पुलिस ने 289 लापरवाही के कारण का सेक्शन लगा दे जो कि अवेलेबल ऑफेंस था, जबकि घाव जानलेवा था। तो हमने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम एमएलसी करा देते हैं। अब एमएलसी में आ गया जी, अब ये गहरे जांच का विषय है कि इस एमएलसी के अंदर कोई भी अगर अभी भी मुंह खोलेंगे, आपको मुंह खोल के दिखाएंगे तो ये अभी भी घाव बड़ा है। इसमें लिखता है जी एक्सटर्नल इंजरी नॉट फाउंड। इतने बड़े घाव उनको दिख नहीं रहा एम्स के डॉक्टर को, जहां 16 स्टिचेस लगे हों वहां लिखता है एक्सटर्नल इंजरी नॉट फाउंड और नेचर ऑफ इंजरी सिंपल। मेरा ये फोटो दिखाओ ना जी, ये फोटो देखिए, 16 स्टिचेस लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि सिंपल इंजरी है, एन एक्सटर्नल इंजरी नॉट फाउंड। तो ये इसको देख करके मेरा मन जब घबराया तो मैं गया श्री कृष्णैया जी के पास, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। वहां पहुंचने के पहले ही डीसीपी श्री अतुल बगैर किसी सेकंड ओपिनियन के अपने आप कहते थे चलो जी 308 लगा देते हैं। तो इनके घर की बात है, कोई भी सेक्शन किसी के आगे लगाना हटाना मजाक हो गया है दिल्ली में। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ये पुलिस फैसला करेगी। साथियों, उसके बाद जब वहां पहुंचा 308 लग गया, फिर जाकर के एक्यूज को अरेस्ट किया गया, एक्यूज जेल गया। जब सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा, वो आपके लिए बड़ा ये आ गया। सेकेंड ओपिनियन के लिए जब ये मेडिकल रिपोर्ट आई सेकेंड ओपिनियन की, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस एम्स का ही, तो सेम अस्पताल, सेम घाव, सेम व्यक्ति, पहले 3 जुलाई का एमएलसी है उसमें कहते हैं कि सिंपल इंजरी। अब ये जो 13 जुलाई का जो रिपोर्ट आया है उसमें इनका फाइंडिंग, चूंकि 2 पेज का मैं आपको भेज दूंगा, इसमें कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड यूनानिमसली कंक्लूड्स दैट इंजरीज सस्टेन्ड बाय द कंप्लेनेंट आर कलेक्टिवली ग्रीवियस and dangerous in nature caused by dog bite. Duration of all the injuries are consistent with history of the case. अब ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, डेंजरस इंजरीज और ग्रीवियस इंजरीज है एज पर सेकेंड रिपोर्ट ऑफ एम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एमएलसी पे डिपेंडेंट है, तो एक एमएलसी पहली कह रही है सिंपल, एक मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है सब सेम हॉस्पिटल से ग्रीवियस, लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजरस इंजरीज। तो पूरी प्रोसिक्यूशन, पूरी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का खात्मा कर देता है ऐसा अप्रोच। तो पुलिस और एम्स की मिली भगत से गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब है। तो ये बेटा आप थोड़ा खोल के दिखाना है इसको, अभी भी क्या घाव है। अभी भी देखिए स्टिच थोड़ा कम हो गया, यहाँ तक अभी दिख रहा है। और ये हमने बार बार कहा डीसीपी को कि भाई ये हीलेबल वुंड्स है, अगर आप लंबे समय तक नहीं कराएंगे तो ये हील हो जाएगा। तो ये फिर भी इतने लंबे पापड़ करने के बाद इस बच्ची को मेडिकल रूप में ये न्याय मिला कि इनके वुंड्स का सही इवैल्यूएशन हो पाया। ये इनको बताने दीजिए। ये बेटा आप बताओ। मैंने लॉकडाउन से पहले मैंने काम किया था, तो फिर मैंने जब आप गए, जब मालिक ने मारा, जो इधर बैठा, जो पूरी बात बताइए। यहाँ बैठा दो। यहाँ बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ, अपने मन से यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। और डरना नहीं, आपने साफ से बोला, आ जाओ। मैंने लॉकडाउन से पहले 1.5 महीना काम किया, फिर उन्होंने फिर से बोलो आराम से। लॉकडाउन से पहले मैंने 1.5 महीना काम किया, फिर उन्होंने सैलरी देने का वजह वो लखनऊ चले गए। लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू जो लगा, फिर वो 2-3 महीना बाद फिर आते हैं। फिर आने का बाद मेरे को पता लगता है जो आ गए। फिर मैं फ़ोन किया जो मैडम आप आ गए, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं आया, 2-3 दिन बाद आऊँ। फिर दूसरे से मैंने फ़ोन करके पता लगाया मैडम आए कि नहीं आए, बोला हाँ आ गए। फिर दोबारा मैंने फ़ोन लगाया, आप कहाँ, कह रहा
मैं घर पे आ गए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर मैंने ऐसे गए, जाके मैंने सैलरी के लिए बात बोला, तो बोला ठीक है तुम आना। तो मैं 2 दिन बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है, कहता है तुम आ जाओ काम के लिए। मैंने बोला मैं काम तो नहीं करूँगी, मुझे सैलरी चाहिए। बोला ठीक है तुम आके बात करो। मैंने बोला अभी नहीं आ सकती हूँ, हमारे यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैं आ नहीं सकती हूँ। तो बोला क्यों नहीं आते हो तुम, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? तो फिर मैंने बोला मैं कैसे आऊँ, मुर्दे को ऊपर से आ जाऊँ क्या, वो भी मेरे पास वो है। तो कह रहा क्या हुआ? मैंने बोला मेरे गली में कोई ख़त्म हो गए, फिर बीमारी उमारी, पुलिस उलिस है, मेरे को जाने नहीं दे रहे। उसके बाद की बताना। फिर जब मैं गई तो कह रहा है, मेरे को कह रहा है काम करो। मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगी। बोला ज़बरदस्ती बोल रहा है मेरे को काम करो। मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगी, मेरा जो बकाया सैलरी है वो दे दो। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को मारपीट भी किया और जानबूझ के कुत्तों को मेरे ऊपर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो तो मेरे को छोड़ा ही नहीं कुत्ता। इतना मैं जब चिल्लाने लग गई तो मेरा मुंह दबा दिया, बोला तुम चिल्लाओ मत, पब्लिक आ जाएंगे। तो हम जैसे गरीबों के लिए यही होता है, जो हम काम करते और सैलरी के लिए जाएं और हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो हम गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे, किसका सहारा से जाएंगे? जो काम करे तो हम आज के अभी के टाइम से जो मैं कह रही हूँ, जो मैं काम करूँ और सैलरी के लिए जाऊँ, एक तो कुत्ते से कटवा दिया और फिर दोबारा मैं कहीं काम करूँ तो क्या पता मेरा जाने ले। मेरे अंदर तो एक डर सा बैठ गया ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इसके लिए। जो मेरा लाइफ तो ऐसे भी ख़राब हो ही गए, क्योंकि मेरा 2 दांत निकल गया, 2 दांत गिर गया, 4 दांत ऊपर से अभी भी मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मैं कुछ खा भी तो नहीं पा रही हूँ। बोलती हूँ मैं बहुत ताकत लगा के मैं बोलती हूँ, इतना भी तो। जो हमारे एमएलए साहब है, मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था, मगर उन्होंने बोला तुम आओ। मैंने बोला मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं आके मैं क्या बोलूँगी? और बोला नहीं तुमको थाने पे आना पड़ेगा। फिर मैंने जब बोले नहीं पाऊँगी मैं थाने में जाके शक्ल दिखाऊँ क्या, फिर मैं गई नहीं। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं, फिर सुनवाई तो होगा नहीं, हम जैसे गरीबों का तो कोई सुनवाई नहीं होगा। फिर मैंने एमएलए साहब के पास गए, मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है, कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए इतना किया, शायद किसी के लिए इतना भी नहीं किया। वो तो मेरे लिए एक भगवान है, जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इनके द्वारा, जो भी हूँ इनके द्वारा ही हूँ। और मैं यही चाहूँगी जो हम जनता के लिए ऐसे, हमारे लिए ऐसे भगवान चाहिए, ऐसे एमएलए साहब चाहिए। जो हमारे वकील साहब हैं, जो इन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जो रानी मैडम है उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ऐसा मतलब अपना समझ के इतना किया, जो बहुत ही अच्छा किया। जो हम जो काम किए और अपना सैलरी लेने गए और हमारे ऊपर जानलेवा हमला है, और बिना जान ले हमारे साथ इतना मदद किया, तो हम इन्हीं के पास तो जाएंगे ना। ठीक ठीक। इसमें वो जो एम्प्लॉयर है वो स्पा चलाती है, तो उसमें ये काम करती है। अच्छा, इसमें पुलिस ने आज तक उस एक्यूज का पुलिस कस्टडी नहीं मांगा है। एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में गया है, तो पुलिस को जांच नहीं करनी है, ना को रिकवरी करनी है। पुलिस को हमने, आपको पेपर दे दूंगा, इन राइटिंग इन्फॉर्म किया कि भाई दोनों अस्पतालों में सीसीटीवी फुटेज होगा, उसको मंगवा लिया जाए। 30 डेज में खत्म हो जाता है। 30 डेज के 1 सप्ताह पहले मैंने इन राइटिंग इन्फॉर्म किया हुआ, लेकिन आज तक ना तो मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल को, ना सफदरजंग हॉस्पिटल को इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के लिए कोई ऑर्डर किया, कोई समनिंग की, सेक्शन 91 के कुछ नहीं दिया। तो पुलिस ने, हमने बाकायदा इनको लिखा, मैं आपको पेपर भेज दूंगा, चूंकि उस बेटा वो दे देना जो फोटो है पुलिस के साथ। पुलिस के साथ एक्यूज का उठना बैठना है। वो जो एक्यूज्ड है उसको पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट दे रखा है। इस परिप्रेक्ष्य में जब डीसीपी अतुल को मैंने कहा कि जी आप मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में जांच ना कराएं, कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन घूमते फिरते उन्हीं को दे दिया इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का कोई अता पता नहीं है।
और पूरी लब्बा-लबाब यही है कि जी पुलिस उसको जेल से मुक्ति दिलाना चाहती है कि वो जेल से निकल ले और काम खत्म हो जाए। You want to say something? उधर बैठ जाए, आ जाओ उधर। इसमें जैसे भारती सर ने बताया कि पुलिस का जो एटीट्यूड है स्पेशली ऐसे गरीब लोगों की तरफ, तो उसमें एक मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि जब कोर्ट की हियरिंग चल रही थी 15 जुलाई को, बेल एप्लीकेशन लगाई थी एक्यूज ने, उसमें उससे पहले मैंने आईओ को एक एप्लीकेशन दी थी कि जो एक्यूज है वो अपने एजेंट्स भेज रही है विक्टिम के पास, उस पर दबाव डाल रही है, उसको धमका रही है कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, या तुम पैसा ले लो लेकिन कंप्लेंट वापस ले लो। तो मैंने आईओ को जो कंप्लेंट फॉरवर्ड करी, तो जब जज ने आईओ से पूछा कि क्या ये बात सही है, तो आईओ ने क्या कहा जज को कि मैंने विक्टिम को फ़ोन किया था और विक्टिम ने मुझे बताया कि वो धमकी नहीं दे रहे थे मुझे, मेरे से सिर्फ माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि कंप्लेंट वापस ले लो। और जब मैंने तुरंत सपना को फ़ोन किया कि क्या आईओ ने तुम्हें फ़ोन किया था, ऐसा पूछा था, तो ये कहती आईओ ने तो मुझे फ़ोन ही नहीं किया। मतलब कैसे एक्यूज़ को बचाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से ही उनके फेवर में ही, प्रोसिक्यूशन जो है वही एक्यूज़ के फेवर में सब कुछ बयान देते हैं कोर्ट में। ये इस केस की रियलिटी है, इतना ही ऐड करना चाहती थी इस केस में। इसलिए अब हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं, क्रिमिनल रिट फाइल कर रहे हैं कि जी केस की इन्वेस्टिगेशन या तो क्राइम ब्रांच को जाए या सीबीआई को जाए, जिससे कि इस गरीब के साथ, और ऐसे अनेकों अनेक गरीब हैं जिनको आज एम्प्लॉयर पैसा नहीं देना चाहता, कोरोना के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय ना हो, इसके लिए हम पूरी जोर लगाएंगे और इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और आप सब साथियों से अनुरोध है कि इस केस को फॉलो अप करिएगा और इस गरीब के साथ न्याय हो, और ऐसे अनेकों अनेक गरीब हैं जिनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें कि ऐसे हर जगह पर जो है कुछ ना कुछ मतलब जो है होते हैं, क्या हर जगह पर हमें जो है सोमनाथ पाटिल जी और जो है संजय सिंह जैसे लोगों के पास ही अप्रोच करने की ज़रूरत है? क्या हम अपने तरीके से, इवन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ आनंद के नाम से, पर मेरी भी बात का उतना कोई वेटेज नहीं निकला जब तक कि भारती जी अपने हाथों में लेकर के, तो हम इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लेस्ड हैं, तो हमें वो सपोर्ट मिली और वो दिन रात एक खड़ा करके हमें एक तरफ मतलब किया गया। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यदि भारती जी या नहीं तो संजय जी जैसे लोग नहीं हैं हमारे साथ में, तो न्याय नहीं हो सकती? और कहाँ कहाँ मैं इनको ढूंढती फिरूँ? और यदि एक इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग उनको पॉलिसी बनाने में, और देश के कई सारे इसमें सच अ ट्रिवियल थिंग जो कि इनको आकर के खड़ा होना पड़ा, इनको अपीयर होना पड़ा। शायद ये खड़े नहीं होते तो फिर बेल रिजेक्ट नहीं होती। नहीं, बेल अभी कंटिन्यू नहीं, वो तो other day जो postpone हाँ, मतलब हुई मिल गया होता उनको बेल मिल चुका होता, अभी तो बेल पेंडिंग है, अभी खत्म ये नहीं हुई, तो वो 2-4 दिन भी, तो इवन केस भी जो 289 जो लगा करके एक दफ़ा कर दिए, ये तो हमारे भी बस की बात नहीं है। तो शायद सपना ने बिल्कुल सही बात कही है कि फिर तो ये हमारे लिए भगवान ही हो गए, तो यहाँ जगह जगह इनको अवतार लेना पड़ेगा। जी, कोई और सवाल? आपने बताई दिया कि हाईकोर्ट जा रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वही सवाल था। क्राइम ब्रांच या सीबीआई? तो हाँ, आप इसमें बताइए। दिल्ली में आज बारिश हुई, मेट्रो रोड पे एक शख्स की डूबने से मौत हो गई सर। देख क्या रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, इसका क्या कहना? देखिए, दिल्ली में नालों की सफाई का एक बड़ा काम एमसीडी के जिम्मे है।
बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, अगर दिन रात उनको सिर्फ आरोप लगाना है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे नालों की सफाई 3 एजेंसियों के जिम्मे है, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड। अलग अलग नाले देखने की जिम्मेदारी, साफ करने की जिम्मेदारी, ड्रेनेज साफ करने की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों की है। अचानक इतनी बारिश हो जाएगी ये बात किसी को अंदाजा नहीं था। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। वाटर लॉगिंग में वो छोटा हाथी लेके एक ड्राइवर वो जा रहे थे उसमें, और ये दुखद घटना हुई जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि मिंटो रोड पे एक जान गई है। निश्चित रूप से इसमें अलग अलग एजेंसियों की दिल्ली में जिम्मेदारी है नालों की, ड्रेनेज की सफाई की। कहाँ कहाँ जल भरा हुआ है, कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ एमसीडी से चूक हुई, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, अकेले एक जगह जल भराव नहीं हुआ है। इस बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पे जल भरा हुआ है, तो उसमें कहाँ कहाँ पीडब्ल्यू का है, कहाँ जल बोर्ड का है, कहाँ एमसीडी का है, वो देखना पड़ेगा। सबसे अहम बात ये है कि पूरी दिल्ली में हर साल जब भी बारिश होती है, थोड़ी बारिश होती है, जलभराव होता ही है। जितने भी बड़े ब्रिज हैं या फिर अंडरपास है, वो जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है। जल बोर्ड भी इसकी सफाई की निगरानी करता है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1 साल में इन नालियों को आप साफ ही नहीं करवा पाए? ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार अचानक कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है। अब ये सामने देख लीजिए, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है, जो एमपीज के फ्लैट्स बने हैं, मतलब एक बंगला टाइप ही बना हुआ है, फ्लैट उसको नहीं कहेंगे, उसमें भी पानी गिर रहा है। तो अब अगर आप जलभराव देखेंगे तो अकेले खाली सड़कों पर ही नहीं बल्कि नालों में भी कई जगहों पे जलभराव हुआ है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ के लिए तो सीधे तौर पे एमसीडी जिम्मेदार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ चूक हुई है, जहाँ गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अचानक इतनी बारिश हो जाएगी, इस बात का अंदेशा और अंदाज़ा किसी को नहीं रहा होगा। जहाँ पे मिंटो रोड ब्रिज जो है वहाँ पे पंप हर साल लगा रहता था। इस बार पीडब्ल्यूडी की तरफ से वहाँ कुछ भी ऐसे इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण इतना ज्यादा जल भरा हुआ, और शायद वही एक कारण रहा है। अब उसको विभाग के कारण ही वो गाड़ियाँ फंसी वहाँ पर। और खासतौर पर डीटीसी के बसों में भी ये होना चाहिए कि जब जल भराव जहाँ हो रहा है वहाँ बसें अंदर क्यों जाती हैं? क्या डीटीसी के बसों के जो ड्राइवर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि वहाँ जाने से फंस सकते हैं, और जो लोग गाड़ी में रहते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। भाई, जहाँ जल भराव है उसमें गाड़ी चलाने का, नया प्रयोग करने का क्या मतलब है? तो लोगों की जान जोखिम में डालने की कार्रवाई है, वैसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि वहाँ पंप चलते थे, कहाँ क्या कमी रही है, गलती हुई है, वो विभाग के अधिकारी और हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसमें चूक हुई है। देखिए, मौत दुखद है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो पुलिस का भी बयान आया है और जो पता चला है कि पानी के भराव के अंदर ही जो बात अभी ये कह रहे हैं, वहाँ पे वो गाड़ी ले जाने का प्रयास उन्होंने किया। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधानी भी बरतने की ज़रूरत अपने स्तर पे भी है कि भाई पानी के अंदर गाड़ी चलाने का कोई भी प्रयास ना करे। और बाकी जहाँ ये जल भराव हुआ है दिल्ली में, जहाँ जहाँ पे इस बारिश की वजह से पूरी रात भयंकर बारिश हुई है, तो उसमें किसकी कहाँ जिम्मेदारी है, किससे कहाँ चूक हुई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक सवाल ये कि एलजी ने जो पैनल तैयार किया है, सीए प्रोटेस्ट जरूरी हुए थे, इसे लेकर और आम आदमी पार्टी ने आपत्ति भी दर्ज की है उस पर, क्या कहेंगे इस वजह से? देखिए, मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। दिल्ली में दंगे सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि बीजेपी ने दंगे कराए, और उनकी पुलिस ने, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दंगे हो गए, उसके बाद जब पुलिस को जांच दी जा रही है, अभी एक घटना का जिक्र सोमनाथ भारती जी ने किया, यही काम दिल्ली पुलिस कर रही है हर मामले में। चार्जशीट दाखिल ना करना,
चार्जशीट दाखिल करना तो कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, कहीं अतिरिक्त बातें लिख देना, कहीं सच्चाई को भी छिपा लेना। और इस सब के लिए कौन चाहिए? इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा वकील चाहिए। और भाजपा के पसंदीदा वकील, केंद्र सरकार के पसंदीदा वकील, एलजी के पसंदीदा वकील दिल्ली दंगों में लगाने पे क्यों तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? क्या मकसद है उसका? उसका एकमात्र मकसद है दिल्ली दंगों में शामिल काले चेहरे, काले कारनामे, भाजपाइयों के जो गुनाह थे उसको छुपाने के लिए जबरन अपने पसंदीदा वकील लगाने पर केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली के एलजी तुले हुए हैं। हमने इसका विरोध दर्ज किया है और मुझे लगता है कि ये दिल्ली सरकार का अपना अधिकार है, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष ट्रायल कोर्ट के अंदर चले। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोर्ट ने भी फटकार लगाई कई मामलों में। जो कहा जा रहा है कि सीएम को छुट्टी लिखी है एलजी ने और ये कहा कि जल्द से जल्द पैनल का गठन किया जाए, वो पैनल का गठन सरकार ने कर दिया था, क्या सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति हुई थी वकील? देखिए, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि आज एलजी और भाजपा की केंद्र सरकार अपने पसंदीदा वकीलों को लगाने पर क्यों तुली हुई है? क्या मकसद है उनका? इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। उनका एकमात्र मकसद, भाई क्यों नहीं आप निष्पक्ष जांच चाहते इस पूरे मामले की? निष्पक्ष ट्रायल क्यों नहीं होने देना चाहते? आप पूरे मामले को सिर्फ अपने गुनाह और काले कारनामे छुपाने के लिए अपने पसंदीदा वकीलों को लगाने पे अगर आप तुले हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? दूसरा ये है कि पंकज भाई, ऐसा है, जब ये केंद्र और दिल्ली राज्य के ताकतों की बात सुप्रीम कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट से ही फैसला हो गया था कि जी दिल्ली के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने की एक्सक्लूसिव ताकत दिल्ली सरकार में है, ना कि एलजी में है। जब ये ताकत का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका, उसके बाद क्या आन पड़ी, जैसा माननीय संजय सिंह जी ने कहा कि भाई उन वकीलों को लाना चाहते हैं जो कि भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन करके अदालतों में काम करे। क्या ये करना चाहते हैं आप? तो आपको शर्म आनी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट तक ने, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एक्सक्लूसिव राइट अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन एवरी क्रिमिनल केसेस विल बी एक्सक्लूसिवली ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट अंडर सीएम, तब क्या ये जो चल रहा है झगड़ा, कोई बातें नहीं है फिर? थैंक यू।